सभी को नमस्कार, जय हिंद, शुभ संध्या। आज का जो क्लास है स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ये जो है ज्ञान बिंदु का नोट्स है, उसी को क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंकाल तंत्र जो है वह क्या सजीवों को गति करने और प्रचलन में सहायता करती है। कंकाल तंत्र क्या करता है, सजीवों को गति करने में और प्रचलन में सहायता करता है। कंकाल तंत्र जो है आपको दो भागों में बांटा जा सकता है। आपका एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और एक होता है अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत बाल, नाखून ये सब आते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र जो होता है वह मृत कोशिकाओं का बना होता है। इसमें जो है कोई रक्त संचार नहीं होता है। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र जो है बाल, नाखून इसके अंतर्गत आते हैं। ये इसमें मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, इसमें कोई रक्त संचार नहीं होता। अगर दूसरी ओर अंतः कंकाल की बात देखा जाए तो अंतः कंकाल तंत्र में आपका बोन, कार्टिलेज यानी उपास्थि और ये दो आते हैं। और ये जो दोनों है वह किस प्रकार के उत्तक हैं, ये दोनों संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक मतलब एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं। देखिए, उपास्थि जो है वह किससे बना होता है। उपास्थि जो है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। और उपास्थि में कौन कौन से आपके पार्ट्स बने होते हैं, तो बाह्य कर्ण का बाहरी भाग, नाक, ट्रैकिया और कंठ, ये जो है इस सभी स्थानों पर क्या होते हैं, उपास्थि पाए जाते हैं। और अस्थि की बात की जाए तो अस्थि किस कोशिका से बना हुआ है, तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से बना हुआ है। और अस्थि में क्या करता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको नाम है कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, तो बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, मृत कोशिका आते हैं जिसमें बाल, नाखून आगे, इसमें कोई रक्त संचार नहीं होगा। इंडोस्केलेटन यानी अंतः कंकाल तंत्र में आपका बोन और कार्टिलेज आता है। और अस्थि और उपास्थि जो है ये दोनों जो है आपका संयोजी उत्तक का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। उपास्थि किस किस कोशिका से बना होता है, तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। ये आपका देखिए बाह्य कर्ण बना होता है, नाक बना होता है, ट्रैकिया, कंठ, ये जो है उपास्थि से बना होता है। अस्थि जो है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, लंबी व मोटी अस्थि के बीच एक खोखली गुहा पाई जाती है। अगर लंबी है या मोटी कोई बोन है उसमें क्या होगा, एक खोखला, बीच में क्या होता है, खोखला होता है, इसको बोलते हैं मैरो कैविटी। किसको बोलते हैं, मैरो कैविटी। और मैरो कैविटी में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं इसको, बोन मैरो। तो क्या होता है कि लंबी और मोटी अस्थि के बीच खोखली गुहा पाई जाती है। मतलब है कि लंबी और मोटी जो अस्थि होगा उसमें उसका बीच का जगह क्या होता है, खोखला होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैरो कैविटी। और मैरो कैविटी यानी मज्जा गुहा। मज्जा गुहा में उसके बीच में क्या आता है, लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं। स्तनधारी वर्ग में जीव के अस्थि में अनेक नली रचना पाई जाती है। स्तनधारी में जीव के अस्थि में अनेक नली समान रचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, हर्वेशियन नलिका। क्या बोलते हैं, हर्वेशियन नलिका। और वे सभी हर्वेशियन नलिका मिलकर हर्वेशियन तंत्र बनाते हैं। और हर्वेशियन तंत्र होना यह साबित करता है कि स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि का एक विशेष पहचान है। अगर स्तनधारी के जीवों के अस्थि की पहचान है तो क्या है कि अस्थि के में अनेक नली समान रचना पाई जाती है जिसको हर्वेशियन नलिका कहते हैं, यानी हर्वेशियन तंत्र। स्तनधारी वर्ग के जीवों के हड्डी में क्या पाया जाता है, हर्वेशियन तंत्र पाया जाता है। ये आपकी पहचान है स्तनधारी की। मनुष्य में अगर कुल शरीर की हड्डी देखा जाए तो 300 होते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में अन्य अस्थि जो है आपस में जुड़कर 206 हड्डी बन जाती है। यानी बच्चा में देखा जाए तो 300 और ये क्या करते हैं 94 जो है आपस में जुड़कर क्या करते हैं, वयस्क होने पर आपस में जुड़ जाते हैं और टोटल 200 हड्डी की संख्या कितना जी, 206। मनुष्य के कंकाल तंत्र दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं और अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंतर्गत आपका खोपड़ी, कशेरुकदंड, अस्टर्नम और पसलियां, ये चार आते हैं। स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, कशेरुकदंड, अस्टर्नम और पसलियां यानी रिब्स। और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात की जाती है तो फोरलिम, अग्रपाद, हैंडलिम, पश्चात, पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल, ये चार आते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि कौन सा एक्सियल स्केलेटन का एग्जाम्पल है और कौन सा अपेंडिकुलर एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सियल के अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुकदंड, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम और पसलियां आते हैं। अपेंडिकुलर के अंतर्गत कौन आएगा? फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब, पेक्टोरियल ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, ठीक है, ये शामिल होता है। अब पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। अगर एक्सियल स्केलेटन की बात की जाए तो इससे सबसे पहले खोपड़ी आता है। खोपड़ी में अगर टोटल हड्डी की संख्या देखा जाए बोन की तो कितना आता है? 22। ठीक। खोपड़े के प्रथम भाग को क्रेनियल रीजन कहते हैं, जिसमें होता है 8। ये 8 हस्तीय क्रेनियम को आच्छादित करके रखता है। खोपड़ी के दूसरे भाग फेसियल रीजन, उसमें होता है 14। ठीक। यह आपका हो गया स्कल में 2 भाग में प्रथम भाग क्रेनियल रीजन होता है, जिसको इसमें कितना होता है? 8, जो उसको क्या करता है? क्रेनियल को आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और खोपड़ी का अगर दूसरा भाग देखा जाए यानी स्कल का दूसरा भाग फेसियल रीजन होता है, जिसमें 14 अस्थि होते हैं। यू आकार की अस्थि जो है, यू आकार की एक अस्थि मुख्य गुहा के नीचे पाया जाता है, जिसको हायोड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोड बोन। हायोड भी खोपड़ी के अंतर्गत आते हैं। और खोपड़ी से जुड़े कान में 3 अस्थि होते हैं, जिनका नाम है माइलियस, इनकस और स्टेपिस। माइलियस, इनकस और स्टेपिस। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि माइलियस, इनकस और स्टेपिस जो है यह किसके अंग है या कहाँ पे हड्डी पाया जाता है? जो माइलियस जो है या कान में पाया जाता है आपका। इनकस और स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी क्या है? आपका स्टेपिस हो जाता है। तो दोनों कान मिलाकर कितने हड्डी हो जाएंगे? 6। इस तरह से खोपड़ी में कुल मिलाकर हड्डी की संख्या देखी जाए तो 29 होते हैं। आपका 22 आपका हो गया क्रेनियल रीजन और आपका फेसियल रीजन। 14 आपका 8 हो गया आपका क्रेनियल रीजन में और 14 हो गया फेस। 14 8 22 हो गया और एक हो गया हायोड 23 और ये हो गया आपका 6 आपका कान में पाया जाता है, जो मिलाकर हो गया टोटल 29। अगर खोपड़ी में कितना हड्डी हो गया? टोटल 29। दूसरा देखा जाए वर्टेब्रल कॉलम। इसमें क्या होता है? मनुष्य के कशेरुकदंड में कितना हड्डी होती है? 26 होती है। प्रत्येक अस्थि को कशेरुकों को वर्टेब्रा कहते हैं। प्रत्येक अस्थि के कशेरुक को क्या बोलते हैं? वर्टेब्रा। और इस तरह के जो कॉलम बनता है वर्टेब्रल कॉलम। प्रत्येक कशेरुक के मध्य भाग को न्यूरल कैनाल बोलते हैं। मध्य भाग को न्यूरल कैनाल बोलते हैं, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। जिससे क्या होकर मेरुरज्जु गुजरती है। अगर इस कशेरुक की उपस्थिति देखे जाए कहाँ कहाँ आता है? गर्दन में होते हैं टोटल 7, थोरेसिक में आता है 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और पूंछ में होता है 1। 12 7 19 5 24 अदू 26, टोटल कितने हो गए? आपको 26 हो गए। तो वर्टेब्रल कॉलम में कितने हड्डी हो जाएंगे? आपका 26। गर्दन में कितने होते हैं? आपका सर्वाइकल कितने होते हैं? 7, थोरेसिक कितने होते हैं? 12, लंबर कितने होते हैं? 5, सैक्रम कितने होते हैं? 1 और आपका पूंछ में कितना होता है? 1। इस तरह से होता है 26। तो वर्टेब्रल कॉलम हो गया। उसके बाद रिब्स देखते हैं, रिब्स में कितने होते हैं? रिब्स में टोटल जो होते हैं 12 जोड़ी होते हैं, यानी टोटल 24 होते हैं। पसली पीछे की ओर एक मेरुदंड से जुड़ा होता है और आगे की ओर स्टर्नम मस्तिष्क। अगर पसली जो है, अगर रिब्स की बात की जाए तो पीछे से किससे जुड़ा होता है? मेरुदंड से। आपको एग्जाम में पूछा जाता है पीछे किससे जुड़ा होता है? मेरुदंड से। और आगे किससे जुड़ा होता है? स्टर्नम से। इसमें देखा टोटल 12 में 8वां 9वां और 10वां जोड़ी पसली जो होती है वह आगे की स्टर्नम अस्थि से नहीं जुड़ा होता है। जो स्टर्नम से होता है ये आगे से किससे होता है? स्टर्नम से। तो स्टर्नम से 8वां 9वां 10वां जो आपका पसली है वह स्टर्नम से जुड़ा नहीं होता है। ये जो सभी पसली है वो किससे होते हैं? 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 11 12 जोड़ी को पीछे क्यों रहता है? 11 और 12वीं जोड़ी पसली को देखा जाए ये कहाँ रहता है? ये पीछे की ओर से। ठीक है, आगे की ओर नहीं आ पाती, पीछे की ओर ही रहता है। पहले से अगर 7वां देखा जाए, पहले से अगर लेकर 7वां देखा जाए तो इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। एग्जाम में पूछा जाएगा ट्रू रिब्स कहाँ से कहाँ तक? 1 से 7 लेकर ट्रू रिब्स। 8वां 9वां और 10वां जो जोड़ा होता है वह फॉल्स होता है। और 11वां और 12वां जो जोड़ा होता है उसको फ्लोटिंग पसली कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो रिब्स कितने हैं टोटल? 24। पीछे से जुड़ता है मेरुदंड से, आगे से जुड़ता है स्टर्नम से। ठीक। 8वां 9वां 10वां जो रिब्स है यह स्टर्नम से नहीं जुड़ता है, ये जुड़ता है 7वां रिब्स से। ठीक है। और 11 12वां जो रिब्स है वह पीछे की ओर आता है, आगे की ओर नहीं आ पाता है, इसलिए ये पीछे रहता है। 7वां जोड़ी है 1 से 7 लेकर जो जोड़ी रिब्स होते हैं
उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। 8वां 9वां और 10वां जो रिब्स होता है उसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और 11वां 12वां जो रिब्स होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पसली। ये पीछे की बात। आप देखते हैं ये आपका हो गया कितना टोटल 24, ठीक। और ये कितना था आपका टोटल 26, और ये कितना था आपका टोटल 29, ठीक। अब आते हैं फैक्टोरियल ग्रेडल की बात करते हैं। फैक्टोरियल ग्रेडल बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। आपको हिंदी में ध्यान रखना है। फैक्टोरियल ग्रेडल जो अग्रपाद फोर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। ये जो फैक्टोरियल ग्रेडल है अग्रपाद को फोर लिम्ब के एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। और फैक्टोरियल ग्रेडल जो है ये दोनों भाग अलग अलग होता है। फैक्टोरियल ग्रेडल के दोनों भाग अलग होते हैं। ये दो अस्थि बना होता है, स्कैपुला और केल्विक। स्कैपुला और केल्विक, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया? फैक्टोरियल ग्रेडल अग्रपाद को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। फैक्टोरियल ग्रेडल के दोनों भाग जो है अलग अलग होते हैं और प्रत्येक भाग में क्या होता है? दो अस्थि होते हैं, ठीक है। कौन कौन? स्कैपुला और केल्विक। फोर लिम्ब की बात की जाए, फोर लिम्ब देखिए यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे। आपका कहाँ तक था? ये आपका एक्सियल पसली तक था, ठीक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ रहे हैं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल ग्रेडल। फैक्टोरियल ग्रेडल जो है आपका क्या है? ये एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा होता है। और ये फैक्टोरियल अग्रपाद फोर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। सेकंड है आपका फोर लिम्ब। ये फैक्टोरियल ग्रेडल हो गया फोर लिम्ब, दोनों अग्रपाद, यानी हाथ में कुल कितने होते हैं? 60, यानी 30 दोनों हाथ की बात की जाए तो अग्रपाद मतलब क्या है? हाथ। कितने हड्डी होते हैं? 30। अग्रपाद में पाई जाने वाली अगर ऊपरी बाहु भुजा देखा जाए, बाहु भुजा में अगर हाथ में देखा जाए तो इसमें क्या होता है? ह्यूमरस होते हैं। और अग्रबाहु मतलब ये क्या? जैसे बाह देख लेते हैं, ये क्या है? बाह है। और बाह से जो यहाँ से जो नीचे होता है, जैसे मान लीजिए नीचे होगा तो इसमें आपका ह्यूमरस होता है। क्या होता है? ह्यूमरस। नजदीक कर लेते हैं, ये आपका देखिए ये हो गया। और यहाँ से अगर मूड लेते हैं तो ये आपका ह्यूमरस हो गया। और यहाँ पे जो दो हड्डी होते हैं इसको बोलते हैं रेडियस और अल्ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडियस और अल्ना जो है किसका भाग है? हाथ का भाग है, पैर का भाग है, अग्रबाहु। ऐसा एग्जाम्पल में आपको दे देगा। तो रेडियस और अल्ना जो है अग्रबाहु, ये ह्यूमरस आपका ऊपरी बाहु। और कार्पल्स, कार्पल्स जो होता है कलाई। मेटाकार्पल्स हथेली को बोलते हैं और फ्लैजेंस अंगुली की, ठीक है। इस तरह से आपके अग्रपाद में हड्डी पाए जाते हैं। फिर से देख लेते हैं अग्रपाद में पाई जाने वाली हड्डी। अगर बाह की दांत देखा जाए तो इसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद जब नीचे आइएगा कोहनी से नीचे, उसमें दो होते हैं रेडियस और अल्ना। और उसमें बाद कलाई में देखा जाए तो कार्पल्स में, और हथेली में देखा जाए मेटाकार्पल्स, और उंगली में देखा जाए तो फ्लैजेंस, ठीक है। ह्यूमरस की जो संख्या होती है 1, रेडियस और अल्ना की संख्या होती है 1 यानी 2, कार्पल की संख्या होती है 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लैजेंजा 14, ठीक है। तो इस तरह से होता है 30। कितना होता है? 30। चल देख लेते हैं। देखिए ह्यूमरस की संख्या कितना हो गया? 1, रेडियस और अल्ना इनको दोनों मिला के हो गया 2, ठीक है। टोटल हो गया 3। मेटाकार्पल्स हो गया 8, 8 5 13, कार्पल्स हो गया 8, मेटाकार्पल्स हो गया 5, 13 5 18, ठीक। और आपका फ्लैजेंस की संख्या जो देता है 14, ज्यादा हो गया। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस अल्ना हो गया 2 1 3, कार्पल्स हो गया आपका 8, 8 3 11, मेटाकार्पल्स हो गया आपका 5 16 और फ्लैजेंजा 14। इस तरह से हो गया आपका 30, ठीक है। उसी तरह से पेल्विक ग्रेडल की बात की जाए, इसको बोलते हैं श्रेणी मेखला। क्या बोलते हैं इसको? श्रेणी मेखला। आपको याद रखना है पेल्विक ग्रेडल और पेल्विक फैक्टोरियल ग्रेडल। फैक्टोरियल हो गया अंश मेखला और ये हो गया आपका पेल्विक। इसमें क्या होता है? इस भाग में 2 अस्थि होती है, ठीक। एक भाग में आपका 3 अस्थि होती है। इसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 हड्डी होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग में आपका 3 हड्डी होते हैं। परंतु वयस्क में 3 जुड़कर 1 अस्थि बन जाता है। वयस्क में देखा जाए तो ये तीनों जुड़कर 1 बन जाता है, ठीक है। इस तरह से 2 हो जाते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा पेल्विक ग्रेडल। उसके बाद हिंड लिम्ब की पश्चपाद की बात की जाए तो फीमर जो है जांग में पाया जाता है। अगर पैर में देखे जाए कौन कौन हड्डी पाए जाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है। आपको पहले तो याद रखना है कि फीमर पैर में होता है, टिबिया, फिबुला और पटेला ये आपको पैर में होता है, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिया,
ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है कि पैर में हड्डी पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन सी हड्डी कहाँ पाया जाता है। तो जांग में जो है फीमर हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी होती है, वह जांग में पाया जाता है। उसके बाद टिबिया, फिबुला और पटेला, ठीक, ये सब पैर की हड्डी है। टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजा, ये है आपका पैर की हड्डी। फीमर क्या है, फीमर की संख्या 1, ठीक। टिबिया फिबुला की संख्या 1, टिबिया और फिबुला की बात की जाए तो 1 होता है, 1 और एक होता है पटेला, और एक होता है पटेला की संख्या 1। टार्सल की संख्या की बात की जाए, जैसे उसमें क्या था, उसमें कार्पल्स था, इसमें क्या है, टार्सल है, तो कार्पल्स उसमें कितने थे, 5, इसमें रहेंगे कार्पल्स। टार्सल कितने रहेंगे, 7, और मेटाटार्सल कितने हैं, 5, और फ्लेंजा की संख्या 14। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कौन सा कितने हैं। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात देखी जाए, जांग की हड्डी होती है। सामान्य लंबाई में मनुष्य में फीमर की लंबाई जो है 48 सेंटीमीटर है। अगर समान लंबाई के जो मनुष्य है उसके फीमर की जांग की लंबाई देखा जाए तो कितना होता है, 48 सेंटीमीटर। सबसे छोटी हड्डी देखी जाए, स्टेपस कान की हड्डी होती है। अगर हड्डी से हड्डी जोड़ता है तो कौन जोड़ता है उसको, लिगामेंट्स, और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हड्डी से हड्डी अगर जोड़ होता है तो कौन जोड़ता है, आपको लिगामेंट के थ्रू जोड़ता है, और मांसपेशी हड्डी जोड़ना है तो वो टेंडन कहलाता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कंकाल तंत्र के विभिन्न हिस्से आपस में जोड़ संधि के द्वारा मिलते हैं, और ये क्या कहते हैं, ये ज्वाइंट्स कहलाते हैं। अगर ये जुड़ते हैं, क्या कहता है, कंकाल तंत्र के विभिन्न हिस्से जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट्स। अगर हड्डी बोन जुड़ेगा तो उसको लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ेगा, मांसपेशी और हड्डी जुड़ेगा टेंडन के थ्रू। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वाइंट आपको 3 प्रकार के होते हैं, अचल ज्वाइंट, अर्धचल ज्वाइंट और चल ज्वाइंट। अचल ज्वाइंट वो होते हैं जरा से भी हिल डुल नहीं कर सकता है। जैसे आपका खोपड़ी की हड्डी की बात की जाए तो क्या होगा, आपका अचल ज्वाइंट। तो आपको ध्यान रखना है कि अचल ज्वाइंट का कौन एग्जाम्पल है, खोपड़ी की हड्डी, उसको कोई हिलना उलना नहीं है। अर्धचल यानी सेमी मूवेबल, यह जो है इस प्रकार के अस्थि पर 2 अस्थियों के बीच में उपस्थित रहती है। जब हड्डी के दबाव उपस्थित दबती है तो हड्डी एक दूसरे के ऊपर झुक जाती है। और कशेरुकी की हड्डी के बीच इस प्रकार का, मतलब हड्डी के बीच समझिए कि माया पाया जाता है, हड्डी के बीच में ये सब पाया जाता है। ठीक है, चल संधि उसको बोलते हैं जो डुल सकता है। जैसे आपका कलाई, टखना, हम लोग पैर क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मूवेबल ज्वाइंट। समझ में आ गया होगा। कंकाल तंत्र संबंधित रोग देखें तो कंकाल अस्थि के समान रूप से विकास एवं वृद्धि हेतु विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर बोन का विकास चाहिए समान रूप से तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी जो है कमी से बच्चे में रिकेट्स होते हैं, और अगर वयस्क में देखा जाए तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन डी क्या है, कंकाल का आपका बोन के लिए सबसे जरूरी होता है। अस्थि में स्टेटोफिलोकोकस जीवाणु के संक्रमण से ऑस्टियोमाइलाइटिस रोग होता है। ठीक है, इस रोग में क्या है, अस्थि में दर्द उत्पन्न होता है। अगर आपको जीवाणु का संक्रमण हो जाएगा, अस्थि में स्टेटोफिलोकोकस अगर जीवाणु से संक्रमण होता है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस रोग होता है, जिससे क्या होता है, बोन में आपका दर्द होगा। जब रक्त में यूरिया की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है तो गठिया रोग होता है। अगर रक्त में क्या हो गया, आपका यूरिक एसिड की मात्रा जब ज्यादा हो जाता है तो गठिया रोग होता है। गठिया रोग में हड्डी के जोड़ के ऊपर त्वचा में सूजन और दर्द होता है। हड्डी के जोड़ के ऊपर जहाँ जहाँ ज्वाइंट होंगे उसमें त्वचा में क्या होगा, सूजन होगा और दर्द होगा। गठिया के 50% मामले में पैर के मेटाटार्सल फ्लेंजल अस्थि संधि प्रभावित है। अगर आपको गठिया के देखा जाए कि कौन सा पैर का अगर देखा जाए तो मेटाटार्सल, ठीक, और फ्लेंजल अस्थि, ठीक है, ये जो है ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। पैर के अंगूठे संबंधी गठिया रोग को पेड्रोगा बोलते हैं। अगर पैर के अंगूठे से जो संबंधित ये होता है गठिया रोग, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेड्रेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पोड्रेगा बोलते हैं। गठिया को राजाओं और धनी लोगों की बीमारी कहा जाता है। गठिया को क्या बोलता है, अगर बोला जाए कि राजाओं और धनी लोगों की बीमारी किसको बोलता है, गठिया को बोलता है। गठिया क्या करता है, आपको किससे होता है संबंधित, तो आपको विटामिन डी की कमी से हो सकता है। आपके ब्लड में यूरिक एसिड के नहीं, आपका ब्लड में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब आता है गठिया रोग होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की आवश्यकता मतलब पूरी नहीं होती है तो आपके बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। आपको ध्यान रखना है। आर्थराइटिस रोग भी हड्डी के जोड़ों से संबंधित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है तो यह भी हड्डी से संबंधित है।
अक्सर हड्डी पे जोड़ों पर या ज्वाइंट पे भी ये भी क्या करता है, आर्थराइटिस में दर्द करता है। बढ़ती उम्र के साथ देखा जाए तो शरीर में कैल्शियम की कमी होती है और हड्डी कमजोर हो जाती है। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब बढ़ती उम्र में क्या होता है कि आपका कैल्शियम की कमी हो जाता है, जिससे हमारा हड्डी कमजोर हो जाता है। इस रोग को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो समझ में आ गया होगा कौन सा बीमारी कितने होता है और टोटल कितने हड्डी होते हैं। अब मोर्फोलॉजी, पुष्पीय पौधों की आकारिका के बाद देखा जाए तो पौधों के बाहरी आकार का अध्ययन करना आकारिकी कहलाता है। आकारिकी मोर्फोलॉजी होता है आपका किसी चीज के बाहरी आकार का अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं मोर्फोलॉजी। पौधों के आंतरिक भागों का अध्ययन कराता है एनाटॉमी। अगर किसी पौधों के आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। और बाहर का अध्ययन कहलाता है मोर्फोलॉजी। आपको ध्यान रखना है। आवृत्त बीजी या पुष्प पादप के आकारिकी दो भागों में बांटा गया है। आवृत्त बीजी या पुष्पी पादप, ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया है। मोर्फो का हुआ जमीन के जो भीतर रहता है, और एक होता है आपको उसे क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम, जड़ तंत्र बोलते हैं, जो है जमीन के भीतर। और जो जमीन के ऊपर आता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। आपको ध्यान रखना है, प्रोह तंत्र। तो क्या है कि आवृत्त जीवी पुष्प और पुष्पी पादप, इसके दो भागों में अगर मोर्फोलॉजी का जब अध्ययन किया जाता है तो इसको दो भागों में अध्ययन बांट के किया जाता है। एक जमीन का ऊपर हो गया, एक जमीन का नीचे। जमीन का जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और जमीन के जो जमीन के नीचे रहता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, जो जमीन के ऊपर आता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम, यानी प्रोह तंत्र। सभी पुष्पी पादप के बाह्य संरचना यानी आकार एक समान नहीं होता है। अगर सभी पौधों के देखा जाए बाह्य संरचना अंदर और बाहर के देखा जाए ऊपर नीचे का, तो समान नहीं होता है। उसमें काफी विविधता पाई जाती है। आकारिकी के अंतर्गत जड़, तना, फल, फूल, फलों का अध्ययन किया जाता है। और मोर्फोलॉजी के अंतर्गत जाता है पौधों के जड़, तना, पत्ती, फूल और फलों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जड़। जड़ में क्या देखते हैं? बीजों का जो मूलांकुर से विकसित भाग जो जमीन के अंदर भी होता है। तो ये जड़ किससे बनता है? आपको ध्यान रखना है, मूलांकुर से। ठीक है, मूलांकुर से क्या विकसित होता है? जमीन के अंदर वृद्धि करता है, जिससे विकसित होता है, उसे जड़ कहते हैं। जड़ कितने प्रकार का होता है देख लेते हैं। जड़ में आपका होता है, फर्स्ट है मूसला जड़। मूलांकुर से विकसित होने जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। और जड़ में कई पार्श्व शाखाएं निकलती है। इसमें जड़ जो द्विपृष्ठीय पाया जाता है। अगर मूसला जड़ की बात देखा जाए तो इसमें क्या आता है? नोट्स बहुत सारे जड़ से निकले होते हैं। ठीक है, और ये जो जनरली जो होता है ये द्विबीजपत्री में ही पाया जाता है। रेशेदार जड़ की बात करते हैं तो जब मूलांकुर में विकसित जड़ नष्ट हो जाता है, मूलांकुर से जो विकसित जड़ वो नष्ट हो जाएगा और उससे स्थान पर पतली जड़ों का गुच्छा तने के आधार निकल आते हैं। इस प्रकार को रेशेदार जड़ कहते हैं। और रेशेदार जो है जड़ जो है मुख्यतः एक बीजपत्री में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, फाइब्रस रूट में यही है कि मूलांकुर से जो जड़ विकसित होता है वो उससे नहीं बनता है। ये क्या होता है? उसके स्थान पर पतली जड़ों और गुच्छे जैसा आधार निकलता है, उसी को बोलते हैं रेशेदार। और एक किसमें मिलता है? एक बीजपत्री। अब आते हैं एडवेंटिशियस रूट यानी अपदस्थनिक जड़। इसका जो विकास होता है यह मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे पत्ती से, तना से आदि से। इसका जब जड़ बनता है उसको बोलते हैं अपदस्थनिक जड़। उसे जड़ जैसे बरगद के तने से निकला जड़ देखेंगे, यह क्या है? एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। आपको इतना समझ में आएगा। अगर जड़ की रीजन ऑफ रूट, अगर जड़ प्रदेश जड़ की बात देखते हैं तो जड़ जो होता है सबसे निचले भाग को टोपीनुमा संरचना से ढका होता है। अगर निचले बात की जाए सबसे जो नीचे होता है ये होता है आपका टोपीनुमा से क्या होता है? ढका होता है। इसको बोलते हैं रूट कैप। मूल गोप इसको हिंदी में बोलते हैं मूल गोप। जड़ के कोमल सिरे मिट्टी को आगे बढ़ने में सहायता करता है। यह क्या करता है? आपको अंदर तक जाने में हेल्प करता है। जड़ के मूल गोप के पीछे भाग को क्या बोलते हैं? ग्रोइंग रीजन। मूल जो पीछे भाग रहेगा, इसके जस्ट पीछे भाग रहेगा, उसको बोलते हैं ग्रोइंग रीजन। हिंदी में बोलते हैं वर्धी प्रदेश, और इसको हिंदी में बोलते हैं मूल गोप। वर्धी प्रदेश के सबसे निचले भाग को कोशिका विभाजन कहते हैं। अगर वर्धी प्रदेश के सबसे निचले भाग को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन का रीजन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं। वर्धी प्रदेश तथा कोशिका विभाजन प्रदेश दोनों ही मूल गोप का द्वारा ढका होता है। यह समझिए कि दोनों ढका होता है, यानी ये अगर मान लेते इतना बड़ा होता है, इसी के अंदर क्या आते हैं? आपके दोनों आते हैं। कौन कौन? वर्धी प्रदेश, ग्रोइंग रीजन और सेल डिवीजन दोनों इसी में होता है। वर्धी प्रदेश के ऊपर भाग को तरंगद्वय प्रदेश कहते हैं, रीजनल ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। तरंगद्वय विधि की लंबाई 2 से 5 mm होता है। और इसके ऊपर जब देखते हैं हम क्या करते हैं, आपका रूट कैप के ऊपर ग्रोविंग रीजन, और ग्रोविंग रीजन में ही उसमें भी रहता है रीजनल ऑफ सेल डिवीजन। और उसके जब ऊपर देखते हैं
तो क्या होता है, रीजनल ऑफ इन्वर्सन, तरंगदैर्घ्य वृद्धि प्रदेश को बोलते हैं। वर्धी प्रदेश के ऊपर भाग को मूल रोम प्रदेश, रीजन ऑफ रूट शेयर। अब इसके बाद क्या होते हैं, रूट शेयर निकले होते हैं। जब ऊपर जब और जाएंगे तो क्या होते हैं, इससे रूट शेयर इससे निकले होते हैं। मूल रोम प्रदेश के ऊपर भाग को रीजनल ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, और परिपक्व प्रदेश से ही पार्श्व जड़ निकलती है, और इस प्रदेश में मूल रोम नहीं पाया जाता। इसमें क्या निकलती है, पार्श्व जड़ निकलती है, इसमें मूल रोम नहीं पाया जाता है। तो इसके 3-4 पार्ट देख लिए। पहले क्या होगा, आपका रूट कैप लगा हुआ, जस्ट उसी के ऊपर ग्रोइंग रीजन होता है, और वर्धी प्रदेश के निचले भाग को कोशिका विभाजन, मतलब इसी में क्या होता है, आपका रीजनल ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है, जो है मूल गोप यानी रूट कैप के द्वारा ढका होता है। उसके ऊपर जब बात करेंगे तो आपका पाया जाता है रीजनल ऑफ इलांगेशन, तरंगदैर्घ्य वृद्धि प्रदेश। इसकी जल लंबाई है 2 से 5 mm होती है, और उसके ऊपर पाया जाता है मूल रोम प्रदेश, रीजन ऑफ रूट शेयर, और उसके बाद पाया जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। और इधर रूपांतरण की बात, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात की जाए तो कुछ पौधों के जड़ में भोजन संचय करने हेतु, कुछ पौधों को सहारा देने हेतु, और अन्य कारण से उसकी आकार और संरचना में क्या होते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक है, तो जड़ों में भी क्या है, अलग अलग यूज करते हैं। कोई संचय भोजन संचय के लिए कर रहा है, कोई पौधों को सहारा देने के लिए कर रहा है, तो कुछ अन्य कारणों से कर रहा है। सबसे पहले मूसला जड़ की रूपांतरित होकर भोज्य पदार्थ का संचय करते हैं। मूसला जड़ जो है रूपांतरित होकर क्या करते हैं, भोजन संचय करना स्टार्ट करते हैं। जैसे में तर्क रूमली, अगर आपको बोला जाए मुरली जो है वह किसका एग्जाम्पल है, तो तुर्क रूपी जड़ का एग्जाम्पल है। सलजम और चुकंदर कुंभी रूपी है, ठीक। और शंकु रूपी में आपका गाजर आता है, और न्यूमेटाफोर आपको राइजोफोरा और सुंदरी। आपको यहाँ ध्यान रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका तुर्क रूपी क्या रहेगा, मुरली, शंकु रूपी गाजर, और कुंभी रूपी आपका सलजम और चुकंदर। न्यूमेटाफोर की बात की जाए, राइजोफोरा और सुंदरी, ये जो पाए जाते हैं ये किस में पाए जाते हैं, आपका न्यूमेटाफोर आपको राइजोफोरा और सुंदरी में पाए जाते हैं। न्यूमेटाफोर जड़ दलदली स्थानों पर उगते हैं, इस पे स्थानों पर पाया जाता है। यह जड़ जो है जमीन दलदल के ऊपर रहता है तथा पौधों में श्वसन की सहायता करता है। ये जो न्यूमेटाफोर जो है पौधे कहाँ पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अपदर्शिक जड़ों का रूपांतरण कई तरह से होता है। अपदर्शिक जड़ भोज्य पदार्थों का संचय करने हेतु, पौधों को यांत्रिक सहायता देने हेतु, पौधों को जैविक क्रियाओं में मदद। अगर अपदस्थनिक एडवेंटेजियस रूट की बात की जाए तो इनका मेन काम क्या है, क्या क्या होता है, पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का भी संग्रह कर सकते हैं, पौधों की यांत्रिक सहायता भी दे सकते हैं, और इसमें कुछ जैविक क्रियाओं में भी मदद करते हैं। अब भोज्य पदार्थ को संचित करने वाले अपदस्थनिक जड़ के एग्जाम्पल देखा जाए, शकरकंद किसका एग्जाम्पल है, कांदेल का, डहेलिया पुलकित का, और आपका ग्रंथिल नोडुल्स आम हल्दी। अगर मोनिलीफॉर्म बोलते हैं तो अंगूर और करेला। यांत्रिक सहायता की बात की जाए, ये आपका हो गया फल को, आपको भोज्य पदार्थ को संग्रह करने के लिए। शकरकंद किस में होगा, कांदिल में। आपको याद रखना, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोप रूट से आपका स्तंभ मूल है बरगद और रबर, ठीक है। स्टील रूट क्या है, मक्का, गन्ना और केवड़ा, ये आप देखे होंगे स्टील रूट है। और क्लेमिंग रूट है पान, पीपल। जो क्या होता है, इनमें जो रूट बनते हैं वो किसके लिए, क्लेमिंग मतलब क्या होता है, पान के पत्ते को देखें हम कैसे कैसे बनता है, तो इस तरह से वह यांत्रिक सहायता के लिए ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अगर आपको सहायता, यांत्रिक सहायता पहुंचाने वाला देख लीजिए, ये भी क्या है, यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाला जड़। इसमें चूषण मूल द्वारा, ये हो गया आपका पोषण, मतलब हेल्प करना। चूषण मूल द्वारा चंदन और अमरबेल। श्वसनीय मूल है जूसिया। रेस्पिरेटरी रूट कौन है, जूसिया। और आपका एपिफाइटिक रूट कौन है, आर्किड। एपिफाइटिक रूट आर्किड। स्वांगीकरण मूल अगर बात करें सिंगारा और स्वांगीकरण मूल, स्वांगिक कारक मूल जो है वो सिंगारा और टीनोस्पोरा, ये आपका एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है, चूषण सकिंग रूट कौन कौन एग्जाम्पल होते हैं, चंदन और अमरबेल। श्वसनीय मूल किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेटरी रूट का, अधिपाप। एपिफाइटिक रूट है आर्किड, और आपका एसिमेट्री रूट है सिंगारा और टीनोस्पोरा। तो आपको फिर से एक बार देख लेते हैं रूट के बारे में। तुर्क रूबी आपका फ्यूजीफॉर्म मुल्ली, कुंभी रूपी सलजम और चुकंदर, शंकु रूपी गाजर, न्यूमेटाफोर आपको राइजोफोरा और सुंदरी। कंदिल क्या है, शकरकंद। पुलकित है डहेलिया। ग्रंथिल है आम हल्दी। मनिका का क्या है, आपका अंगूर और करेला। स्तंभ मूल की बात की जाए तो स्तंभ मूल में आपका बरगद और रबर। स्टील रूट में मक्का, गन्ना और केवड़ा। आरोही मूल पान और पीपल।
चूषण मूल सकिंग रूट की बात की जाए तो चंदन और बेल। श्वसनीय मूल की बात की जाए तो जूसिया। और अधिपादप मूल की बात की जाए तो आपका एपिफाइटिक रूट की बात है आर्किड। स्वांगीकरण का एसिमिलेटरी रूट पाया जाता है सिंगारा और टीनोस्पोरा। अब आते हैं तना की बात करते हैं। तना में क्या है? तना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। जड़ होता है मूलांकुर से और बीज तना किसे होता है? प्रांकुर से। आपको याद रखना है। जो जमीन के ऊपर रहते हैं उसे तना कहते हैं। तना से ही क्या होते हैं? पत्तियां और फूल और फल और का विकास होता है। तने में नोड्स पाए जाते हैं, इंटरनोड्स पाए जाते हैं। जड़ में क्या होता है? पर्व संधित पर्व का अभाव होता है। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं। ये तने में ही क्या पाए जाते हैं? नोड और इंटरनोड। सभी पुष्पीय पौधों के तने एक समान नहीं होते हैं। कुछ पौधों के काफी मजबूत तो कुछ पौधों के क्या होता है? कमजोर होते हैं, जिससे वो खड़ा भी नहीं हो सकता। तो तना भी क्या है? अलग अलग पौधों में अलग अलग पाए जाते हैं। अगर तने की रूपांतरण देखा जाए, यह तना जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। कुछ तना जो है आपका भूमि के नीचे पाया जाता है, जो जड़ के समान आपको दिखाई देंगे। और इन तना में आपका नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन में आपका पहले देख लिया अंडरग्राउंड स्टेम। भूमिगत तना की बात की जाती है। आपको भूमि के अंदर दिखेंगे तना रहेंगे, लेकिन इसमें क्या इंटरनोड और नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, भूमिगत तना भोजन का संचरण करने के लिए कार्य किया जाता है। तनों में वर्दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस प्रकार के तना में जो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिससे क्षमता होती है। आलू किसके अंतर्गत है? कंदिल। कंदिल के अंतर्गत आता है आलू। प्रकंद आपको हल्दी और अदरक प्रकंद के अंतर्गत आता है। सलकंद की बात की जाए तो प्याज और लहसुन। और घनकंद की बात की जाए तो ओल और अरबी। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकंद में कौन कौन से एग्जाम्पल या प्रकंद का कौन उदाहरण है। हल्दी और अदरक। कंदिल की बात की जाए तो आलू। सलकंद की बात की जाए तो प्याज और लहसुन। और घनकंद की बात की जाए तो ओल और अरबी। अब आते हैं अर्धवायुवीय तना, जो क्या है वायु में अर्धवायुवीय तना। इस प्रकार के तने कमजोर पौधों में पाया जाता है और इसके तने कुछ भाग जमीन के और कुछ दोनों, मतलब जमीन के ऊपर रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं। इसको बोलते हैं अर्धवायुवीय तना। भूमिगत तना आपको देख लिया। अर्धवायुवीय में आपका आता है दुब्बा घास, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी और गुलदाउदी। ये क्या है आपका? रनर है दुब्बा घास, स्टोलोन, स्ट्रॉबेरी, ऑफसेट, जलकुंभी और आपका शक्कर जो है गुलदाउदी। आपको याद रखना है। ये इसका एग्जाम्पल किसका है? तो अर्धवायुवीय। इसका कुछ भाग जमीन के अंदर, कुछ भाग आपके जमीन के ऊपर पाया जाता है। अगर एरियल स्टेम की बात की जाए तो एरियल में क्या इस प्रकार के तने जमीन के बाहर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं। अगर नागफनी की बात की जाए तो फाइलो पर्णकाय, स्तंभ प्रदान अंगूर में, स्तंभ काटा बेल नींबू में। और आपको स्टेम थ्रोन हो गया, स्टेम टेंड्रिल हो गया, फाइलो को क्लेड हो गया, क्लेडोड आपका सतावार रस्कस और आपका बलबिल रतालू। ये जो है पाए जाते हैं आकाशीय तना। तब कोई क्या करना है, इसको भी ध्यान। एक बार फिर से तना की बात कर लेते हैं। तो आपको जनरली यही एग्जाम में पूछा जाता है। कंदिल जो है किसका एग्जाम्पल है? आलू का। यह भूमिगत तना का एग्जाम्पल है, आलू। कंदिल जो है तना हो गया प्रकंद, हल्दी और अदरक। सलकंद की बात की जाए तो प्याज और लहसुन। घनकंद की बात है ओल और अरबी। और आपका दुब्बा घास हो गया किसका? और अर्धवायुवीय तना का। दुब्बा घास, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी और गुलदाउदी। अगर आपका आकाशीय तने की बात की जाए तो नागफनी, अंगूर, बेल, नींबू, सतावा, रसकस और रतालू। ये इसका आपका एरियल तना की बात है। अब पत्ती की बात करते हैं कि पत्ती में क्या क्या पाया जाता है। तो पत्ती का विकास जो है तने के नोड से होते हैं। किससे होते हैं? नोड से। पत्तियों का विकास तने के सिर क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम से होता है, उत्तक से होता है, यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है। इसमें हमेशा अग्रभिसारी क्रम में बढ़ता है। कौन सा बात है? अग्रभिसारी क्रम में। पौधे जो होता है आपका महत्वपूर्ण, पत्ती जो है पौधे का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि इसी में प्रकाश संश्लेषण होते हैं और भोजन पदार्थ का निर्माण। अर्पण की बात की जाए तो पत्ती जो है 3 भाग में होते हैं, लीफ बेस, आपका पर्णवेद और आपका पत्र फलक। पर्णधार, पर्णधार लीफ बेस क्या होता है? जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं लीफ बेस। यह पत्ती का सबसे निचला भाग। और आपका पर्णवृंत, ठीक है, पेट्रियोल, पत्ती के डंठल वाले भाग को बोलते हैं। जो डंठल भाग जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं। सभी पत्तियां में पर्णवृत्त नहीं होते। सभी क्या होता है? सभी में डंठल नहीं होते हैं, जिससे पत्ती पर्णवृत्त नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अवृंत। क्या होता है? कुछ में बोलते सभी पत्तियों में पर्णवृत्त नहीं होता है, कुछ में बोलते हैं न होता है, उसको नहीं होता है, उसको बोलते हैं सेसिल यानी अवृंत। और जिसमें पर्णवृत्त होता है उसको बोलते हैं
सबरिन। ठीक है। लीफ ब्लेड और लीफ लेमिना, पत्ती के हरा फैला हुआ भाग को पत्र फलक कहते हैं। यानी लीफ ब्लेडर या लीफ लेमिना, पत्ती के ठीक मध्य सिरा मोटी जो संरचना पाई जाती है, मिड वेन पाया जाता है। मध्य सिरा पार्श्व सिरा में बढ़ जाती है, अंतः क्या है पार्श्व सिरा द्वारा छोटी छोटी सिराओं में बढ़ जाते हैं। यानी कुछ पत्ती में ये पाए जाते हैं। पत्तियों के हरा फैला हुआ भाग को, यही है आपका 3 भाग हो गया आपका, लीफ बेस, पेट्रियोल और लीफ ब्लेड, जैसे चारों जो मध्य में रहते हैं उसी को। अब पत्ती के सिरा विन्यास के आधार पर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला क्या होगा कि जालिकावत सिरा विन्यास और दूसरा होगा आपका समांतर सिरा विन्यास। ठीक है। तो जालिका सिरा विन्यास जो होता है मुख्यतः द्विबीज पत्री में पाया जाता है। समांतर सिरा विन्यास जो होता है आपका एक बीज पत्री में पाया जाता है। ठीक है। समांतर का कहने का मतलब जैसे ये पत्ती हो गया तो आपका ये हो गया तो आपका ये समांतर। ठीक। और अगर जालिकावत हो गया, अगर ये पत्ती हो गया तो आपका जालिकावत ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्या है इसमें जालिका जो जैसे रहता है। ठीक है। और इसमें एक क्या कहता है समांतर आता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पत्र फलक लीफ ब्लेड की बात की जाते हैं तो इससे सिंपल लीफ होता है और आपका कंपाउंड लीफ होता है। ठीक है। अगर बात करते हैं कि आपका इस प्रकार के जो आम, पीपल और सरसों की जब पत्ती देखेंगे उसमें क्या होता है सिंपल लीफ होता है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है आपका कटान मध्य सिरा तक होता है और इस पत्ते का पन पलक जो है कई भागों में मिलते हैं। जैसे नीम का पत्ता देखिएगा, गुलमोहर का और भांग का पत्ता देखिएगा, इसमें क्या था कंपाउंड लीफ पाया जाता है। पत्तियों का रूपांतर की बात की जाए तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ जो होता है आपका, जैसे देखिए पर्णकंटक जो होता है वो खजूर और नागफनी, ये होता है आपका बोला है कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के कार्य हेतु रूपांतरित होते हैं। पत्तियों के रूपांतरण के प्रकार आपका लीफ टेंड्रिल, पर्णपतन मटर, पर्णकंटक जो पाया जाता है आपका खजूर और नागफनी में, वृंत फलक जो पाया जाता है स्टेरियन बबूल में, घटपर्णी कलश घटपर्णी पाया जाता है और ब्लैडर जो है आपका ब्लैडर वट पाया जाता है। अगर पाइथर बोला जाए कहाँ पाया जाता है घटपर्णा में, ब्लैडर कहाँ पाया जाता है ब्लैडर वट में, और पर्णकंटक कहाँ पाया जाता है पर्णकंटक जो है खजूर और नागफनी में पाया जाता है। ठीक है। इस तरह से हम क्या कर लिए इस चैप्टर को समाप्त कर लिए। इस चैप्टर को अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देखिए और फिर इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।